चलिए आइए परिवहन है ना। आइए परिवहन है ना। आज कैमा क्लास होगा, दूसरा क्लास है इसका है ना। देखिए आपको पेड़ पौधों में परिवहन हो गया था ना। लिखेगा जंतुओं में परिवहन, हेडिंग डालेगा जंतुओं में परिवहन है ना। जंतुओं में परिवहन देखिए जंतुओं में परिवहन के लिए कुछ अंग दिए गए हैं, तंत्र दिए गए हैं ना। कुछ अंग दिए गए हैं जंतुओं में है ना। तो लिखेगा उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक तंत्र दिए गए हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए एक तंत्र दिए गए हैं, जिसे परिवहन तंत्र या परिसंचारण तंत्र कहते हैं, या परिसंचारण तंत्र कहते हैं। हो गया। उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन करने के लिए एक तंत्र दिए गए हैं, जिसे परिवहन तंत्र या परिसंचारण तंत्र कहते हैं। अब देखिए वो तंत्र कौन है बाबू? लिखेगा इसके तीन तंत्र हैं। इनमें तीन तंत्र हैं। इनमें तीन तंत्र हैं। कौन कौन है भाई? तीन गो। तो पहला है आपका रक्त, या इसको रुधिर कहते हैं, रक्त या रुधिर। दूसरा है हृदय, और तीसरा है रुधिर कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं या रुधिर वाहिनियाँ लिखेगा। रुधिर वाहिनियाँ इसको कर देते हैं। रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये तीन गो आपका अंग है बाबू, है ना। इसी से उच्च श्रेणी के जितना भी जंतु, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के लिए जो परिवहन का काम करता है यही तीन गो करता है। कौन कौन कर रहा है? रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियाँ। अब एक एक करके ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों पढ़ लेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगी? चैप्टर समाप्त हो जाएगी। ये तीनों के बारे में पढ़ना है ना। जितना भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, जैसे आपका मानव है, जितना जानवर है, मानव है, जो भी है, उच्च श्रेणी के जितना भी जंतु हैं, उनमें यही तीन प्रकार का क्या है? परिवहन तंत्र होता है ना। पहला है रक्त, दूसरा है हृदय, और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ। ये तीनों हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। चलिए तो एक एक करके अब पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव का यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि हृदय, रक्त और रुधिर वाहिनियाँ
को कौन सा तंत्र के नाम से जानते हैं ने? तो परिसंचारण तंत्र। कौन सा तंत्र के नाम से जानते हैं? परिसंचारण तंत्र है ने। रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियाँ को कौन से तंत्र के नाम से जानते हैं? परिसंचारण तंत्र के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। देखिए ये सब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है ने? सबका अलग अलग काम है। चलिए तो आते हैं, लिखिएगा रक्त, हेडिंग डालेगा रक्त या रुधिर है ने। रक्त या रुधिर। आइए पहला है ना रक्त है ने या रुधिर। रक्त या रुधिर। देखिए ये कैसा होता है बाबू? इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? ये कहता है पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, गाढ़ा होता है ना। लिखेगा ये लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। ये लाल रंग का गाढ़ा है नहीं, गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव होता है। लिखे ये लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो लिखेगा इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। लिखे इसका पीएच मान 7.4 होता है। लिखिएगा ये लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7. भी आई है, ये भी आई है। पीएच मान, लाल रंग खून का पीएच मान बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार है नहीं। लिखेगा और क्या करता है ये? तो ये हृदय और पूरे बॉडी में क्या करता है? दौड़ता है ना। पूरे बॉडी में दौड़ने का काम कौन करता है? यही तो करता है। पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कौन जाता है? यही तो जाता है ना। तो लिखिएगा जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है ने, या दौड़ता है। जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है या दौड़ता है ने। लिखे ये दौड़ता है। अगला पॉइंट लिखेगा ये संवहन ऊतक है। ये संवहन ऊतक है। अगला पॉइंट यह तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है। हो गया? यह तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है। हो गया? यह तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है। कितना पॉइंट हुआ? ये लाल रंग का, ये पीला नहीं होता है, कैसा होता है? लाल होता है, नहीं कि का देना पीला होता है। अभी जैसे बोल दिया ये लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय। पूछेगा खून अम्लीय होता है या क्षारीय? खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। खून कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7. ये हृदय और रक्त वाहिनियों में क्या होता है? दौड़ता है, प्रवाहित होता है। अब पूछेगा रक्त कैसा ऊतक है? तो संवहन ऊतक है। कैसा ऊतक है?
धोने का काम करता है। संवहन मतलब क्या होता है? ढोना, है न। यह तरल संयोजी ऊतक भी, अब देखिए हो गया। अब देखिए, अब जो है इसके अंदर का पार्ट चलते हैं बाबू, है न, रक्त के, है न, इसके अंदर के पार्ट में चलते हैं थोड़ा सा, है न। रक्त के दो प्रमुख घटक हैं, लिखेगा, रक्त के दो प्रमुख घटक हैं। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा सही है, प्लाज्मा तो चाहिए, है न, प्लाज्मा, या इसको कहते हैं प्लाविका भी कहते हैं, प्लाविका भी कहते हैं, है न। चलिए, इसको प्लाविका भी कहते हैं। और दूसरा रक्त कोशिकाएं, दूसरा रक्त कोशिकाएं, है न। देखिए, पहला है इसके दो प्रमुख घटक कौन कौन है बाबू? प्लाज्मा, है न, या इसको प्लाविका भी कहते हैं, और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। अब देखिए, ये किस रूप में पाया जाता है? तो ये द्रव रूप में पाया जाता है न। पूछेगा प्लाज्मा कौन अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में। लेकिन रक्त कोशिकाएं कौन अवस्था में? ठोस अवस्था में। कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में, है न। रक्त के, खून के, रुधिर के दो प्रमुख संघटक कौन कौन है बाबू? पूछेगा। रक्त के दो प्रमुख रक्त के प्रमुख संघटक कितने होते हैं? कितने होते हैं? दो। कौन कौन? प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा, है न। पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा, है न। पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा। आ जाइए, पहला हेडिंग डालेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो ये देखिए, ये हल्का पीला रंग का होता है। ये हल्का कैसा होता है? ये हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। लिखेगा, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ये हल्के पीले रंग का, ये क्या होता है? ये हल्का पीले रंग का होता है। ये हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, चिपचिपा द्रव है। लिखे, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। जितना आपके बॉडी में सब चीज़ है उसका 55% ये होता है। लिखेगा, ये कुल आयतन का 55% होता है। ये कुल आयतन का 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55%। कितना परसेंट होता है? 55%। 100% होता है ना हर चीज़, तो उसका 55% कौन होता है? प्लाज्मा। अब 55% में क्या रहता है? तो देखिए, 55% में 3 भाग में बढ़ता है। जो 55% है 3 भाग में बांटा गया है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% ना। अब 55% में क्या है? तो 55% में 90% क्या है? जल। 55% 90% खौची रहता है, और 60% क्या रहता है? तो प्रोटीन। 7% क्या रहता है? प्रोटीन। और 3% क्या रहता है? तो कुछ कार्बनिक। 3% क्या रहता है? कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक रहता है। कुछ अकार्बनिक रहता है ना। 55% है बाबू। टोटल मान लीजिए प्लाज्मा कितना परसेंट हो गया? 55% पूरा बॉडी में। लेकिन इसके अनुसार कितना परसेंट हो गया है? 100% ना। इसके अनुसार कितना परसेंट हो गया है? 100%। तो 100% 90% कौन है? जल। 7% कौन है? प्रोटीन। और 3% कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक पदार्थ, है न। कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है न।
अब पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एकदम घुसेर क्वेश्चन पूछता है एकदम घुसा पूछेगा क्वेश्चन। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? पीला होता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना % पाया जाता है? कितना %? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितना % है? कितना %? 7% है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना % है? 90%। यही दो भी आई है। ये तो 3% है, ये बेचारा है ना, 3% है। कभी पूछ दिया खुदा न खास से, किस्मत खराब रहेगा तब यही पूछता है ना। अब लिखिएगा, लिखिए बिला, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ तक हो गया। लिखिएगा आगे, वाह, चलिए लिखिएगा। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख इनके कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे लिखिएगा, इनके कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे लिखिएगा फाइब्रिनोजेन, लिखिएगा फाइब्रिनोजिन, हाइपेरिन, लिखे हाइपेरिन, है लिखने आ रहा है, हाइपेरिन, लिखे अगला लिखेगा प्रोथ्रोम्बोबिन इत्यादि, है न। एक बोले थे फाइब्रिनोजिन, है न, इत्यादि। हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बोबिन, फाइब्रिनोजिन इत्यादि। ये खून को थक्का बनाने का काम करता है। लिखिएगा इसके नीचे, ये खून को थक्का बनाने का काम करता है। ये रक्त को थक्का करने के काम में आता है ना। देखिए कहीं पर कटछट जाता है तो क्या होता है, खून गिरते रहता है, लेकिन थोड़ा देर उसको जब बंद कर लेते हैं तो खून धीरे क्या हो जाता है, जम जाता है ना। तो यही खून को थक्का यही सब करता है। हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये ज़्यादा, ये और ये ज़्यादा है ना। हेपेरिन और फाइब्रिनोजेन ज़्यादा। घाव में जो होता है ना, घाव में जब नोच देते हैं तो देखते हैं खून गिरता है, कुछ देरी बंद करते हैं तो पहले आता है पानी, आता है ना पानी, पहले आता है पानी, और पानी आने के बाद फिर धीरे धीरे वही क्या हो जाता है, थम जाता है ना। तो यही जमाने का काम करता है हेपेरिन, है ना। हेपेरिन क्या करता है, वहाँ पर जमा देता है। देखिए आप एक ये पढ़ लिए है ना, प्लाज्मा हमारे बॉडी में कितना % है? 55% है। कितना % है? 55%। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितना % है? 7%। जल की मात्रा कितना % है? 90%। कितना % है जल की मात्रा? 90%। चलिए, रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त कैसा है, अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय है न, कौचे है? क्षारीय है। चलिए आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए रक्त कोशिकाएं, हेडिंग डालिए, रक्त कोशिकाएं।
रक्त कोशिकाएं दूसरा है रक्त कोशिकाएं, है ना बाबू, रक्त कोशिकाएं। देखिए ये कैसा होता था, ठोस होता था। कैसा होता था, अभी तो लिखाए थे कि प्लाज्मा द्रव अवस्था में और ये ठोस अवस्था में। देखिए रक्त कोशिकाएं जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लिखेगा। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर लिख देते हैं कोशिकाएं, कोशिकाएं। दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं हो गया। और तीसरा रक्त पट्टिकाणु, या इसको बोलते हैं आपका ये प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु, है ना। तीसरा है रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, या इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, है ना। देखिए इसको कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं की, क्या कहते हैं, तो लाल होता है रेड से, रक्त होता है कोची आपको बी से ना, बी में ब्लड, और कोशिका सी से, तो RBC। श्वेत होता है, वाइट होता है W से, रक्त होता है R से, और C होता है कोशिका सेल होता है ना, तो WBC ना, WBC, RBC, WBC आएगो प्लेटलेट्स, है ना। देखिए अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ना है। अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल पढ़ना है ना, डिटेल पढ़ना है। ये शॉर्ट फॉट नहीं, शॉर्ट फॉट के चक्कर में ज़िंदगी हो जाता है शॉर्ट। चलिए आइए देखिए, अब RBC, WBC और रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स तीनों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए लिखिएगा, पहला हेडिंग डालेगा RBC या लाल रक्त कोशिकाएं। पहला हेडिंग यही डालिएगा, है ना, पहला हेडिंग यही डालिएगा, डाले, पहला हेडिंग यही डालिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं हुआ, डालेगा। ये एक विशेष प्रकार की, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। लिखिएगा, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लिखे, इसी कारण खून का रंग लाल होता है, इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। लिखे, इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लिखे, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। अब देखिए खून, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हो गया ना। खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग कैसा होता है?
लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन के लिखिएगा हीमोग्लोबिन के कार्य सीधे लिखिएगा, हीमोग्लोबिन के कार्य लिखिएगा, हीमोग्लोबिन के कार्य लिखिएगा, हीमोग्लोबिन के कार्य है ना, लिखिएगा हीमोग्लोबिन के कार्य, क्या काम है इसका, है ना, हीमोग्लोबिन के कार्य। चलिए लिखिएगा हीमोग्लोबिन के कार्य क्या कार्य है। तो पहला काम क्या करता है हीमोग्लोबिन, यही तो ऑक्सीजन को पकड़ करके ले जाता था सगरो। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता था। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को पकड़ता था तो कहते थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते थे। तो लिखिएगा ये हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पहला पॉइंट। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पहला पॉइंट। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, देखिए ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लिखे ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला पॉइंट, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, लिखे। चलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए बहुत बढ़िया, परिवहन करता है। दूसरा क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा, कितना दिन बचता, कितना दिन है, जीता कितना दिन है ये, तो लिखेगा इसका जीवन काल 120 से 130 दिन होता है ना। इसका जीवन काल 120 से 130 दिन होता है। अब देखिए एग्जैक्ट आंसर होगा 120, ठीक है। एग्जैक्ट जो रहेगा 120 तो 120 से मारिएगा, ऐसे 120 से 130 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, 120 से 130 दिन के बीच में ये मर जाता है। मरने के बाद आपका पेशाब के रास्ते से, पसीने के रास्ते से, जैसे भी हो ये बाहर आ जाएगा, है ना। इसका जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, नहीं, लिखिएगा ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये CO2 का परिवहन करता है, लिखे ये CO2 का परिवहन करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है ना, ये है ना। अच्छा, ये जब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है तो क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो लिखिएगा जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। हो गया, ये CO2 का परिवहन करता है। ये जब हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ लेता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए एगो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, एक RBC का अणु, एक RBC का कण या एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ता है। कितना अणु को पकड़ता है, 4। तो लिखिएगा हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ सकता है।
हीमोग्लोबिन का एक अणु हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ सकता है, 4 अणु को पकड़ सकता है। लिखे, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ सकता है। अब आइए, अब इसका कहानी क्या हो गया है, खत्म। इसका सबसे VVI क्या है, इसका जीवन काल कितना दिन, 120 दिन। एग्जैक्ट मारिएगा तो 120 दिन आएगा, है ना। आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 से 130 दिन। ऐसे एग्जैक्ट रहेगा तो 120 दिन मारिएगा, कितना दिन, 120 दिन मारिएगा। और पूछ देगा कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, एक हम लिखाए हैं, ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसलिए खून का रंग क्या होता है, लाल होता है ना। चलिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है ना। ऑक्सीजन को जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को पकड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, हीमोग्लोबिन एक अणु को, ऑक्सीजन के कितने अणु को पकड़ता है, 4 अणु पकड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। जल्दी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। हेडिंग डालेगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। चलिए आ जाइए, दूसरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यही ना, इसको बोलते हैं। श्वेत हो गया W, रक्त हो गया ब्लड, असी हो गया WBC। चलिए, ये कैसा होता है, लिखेगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, नहीं लिखिएगा। ये हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार का रक्त कोशिका है। ये हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार का रक्त कोशिका है। ये हमारे रक्त में उपस्थित एक प्रकार के रक्त कोशिका हैं जो रंगहीन होता है। तो कैसा होता है, रंगहीन होता है, जो रंगहीन होता है। कैसा होता है बाबू, ये रंगहीन होता है। हमारे शरीर में उपस्थित एक प्रकार का रक्त कोशिका है जो रंगहीन होता है। हो गया, लिखिएगा। इसका आकार अनियमित होता है। इसका आकार अनियमित होता है। इसमें केंद्रिका होता है। इसमें केंद्रिका होता है ना, इसमें केंद्रिका होता है। लिखे, इसमें केंद्रिका होता है या इसमें केंद्रक होता है ना, या केंद्रक भी कह सकते हैं, केंद्रक होता है। चलिए आ जाइए, और क्या करता है, हमारा शरीर जो बीमार उमार पड़ता है ना, तो ये बेचारा पटका जाता है। रोग से लड़ते बेचारा पटका जाता है ना, तभी कोई चीज़ हमारे बॉडी पर क्या होता है, हावी होता है। कोई भी रोग, खोखी हो, सर्दी हो, बुखार हो, कोई भी रोग हावी तभी होता है जब ये क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पटका जाता है ना। तो ये क्या करता है, WBC का मेन काम है रोग से लड़ना। किससे लड़ना, रोग से लड़ना, है ना। तो लिखिएगा ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को रोगों से
ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, इसलिए इसे प्रतिरक्षी तंत्र भी कहते हैं। इसलिए इसे प्रतिरक्षी तंत्र भी कहते हैं, है ना। ये रक्षा करता है, ये हमारे शरीर के रोगों, ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए, ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, इसलिए इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसलिए इसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है या करता है ना। क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है ना। क्षमता को प्रदान करता है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसे क्या करते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा, इसका जीवन काल कितना दिन होता है ना। ये भी मरता है तो 12 से 20 दिन। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 12 से 20 दिन। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 12 से 20 दिन। RBC का कितना बताए थे? 120 से 130 दिन, है ना। लेकिन मूल रूप से कितना होता है? 120 ही दिन होता है ना। और इसका होता है 12 से 20 दिन। इसका कितना दिन होता है? 12 से 20 दिन। हो गया। अगला पॉइंट आइए। अच्छा, ये जो होता है ना, RBC की तुलना में कम होता है। क्या होता है RBC की तुलना में? लाल रक्त कोशिका की तुलना में क्या होता है? कम होता है। लिखेगा, ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में कम होता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में कम होता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में कम होता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में कम होता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में कम होता है। हो गया। अब तीसरा हेडिंग डालिएगा। ये लाल रक्त कोशिकाएं की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है ना। RBC के तुलना में ये कैसा होता है? कम होता है। कौन कम होता है? WBC, है ना। इसका मेन काम क्या है? रोगों से लड़ना। किससे लड़ना? रोगों से लड़ना, है ना। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या है? फायदा है ना। रोग से लड़ता है ना। रोग से लड़ता है। ये जब पटका जाएगा ना, ये जब पटका गया, समझिए आप पर बीमारी क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा, है ना। चलिए, तीसरा हेडिंग डालेगा रक्त पट्टी कानून। तीसरा हेडिंग डालेगा रक्त पट्टी कानून। तीसरा हेडिंग डालेगा रक्त पट्टी कानून। तीसरा है रक्त पट्टी कानून। रक्त पट्टी कानून, है ना। या जो कहते हैं प्लेटलेस। बस एक लाइन का है ये, है ना। रक्त पट्टी कानून या प्लेटलेस। लिखिएगा, ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट, है ना। ये विषाणु, है ना। ये विषाणु, ये विषाणु, ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट, ये थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। थ्रोम्बोसाइट ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहलाते हैं। ये रक्त को थक्का करने में मदद करते हैं। ये रक्त को थक्का करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये रक्त को थक्का करने में मदद करते हैं। खत्म हो गया, एक पार्ट खत्म हो गया। रक्त पूरा क्या हो गया? खत्म, है ना। ये विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, मदद करता है ना। ये रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। देखिए, एक पार्ट आप पढ़ लीजिए। कौन चीज? रक्त। ये पूरा क्या हो गया?
ख़त्म। खून क्या हो गया, खून क्या हो गया, खून ख़त्म हो गया। अब बचा क्या है, हृदय है ना, हृदय बचा है। और तीसरा क्या है, रक्त वाहिनियाँ है ना। ये 2 बचा है। तो 2 क्लास और, एक क्लास में पूरा हृदय पढ़ेंगे, एक क्लास में रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे। आपका चैप्टर क्या हो जाएगी, खलास हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी है ना। ठीक है, रह दीजिए। धन्यवाद।